नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम शुक्र मिथुन लग्न के लिए 12 भावों में क्या फल देंगे ये देखने वाले हैं। शुक्र मिथुन लग्न के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो मिथुन लग्न के लिए शुक्र की जो दो स्वगृह राशियां हैं वो एक तो वृषभ है और दूसरी है तुला। वृषभ और तुला ये शुक्र की स्वगृह राशियां हैं, यानी शुक्र इन राशियों के स्वामी हैं। तो ये जो राशियां हैं ये मिथुन लग्न के लिए एक तो द्वादश भाव में आती है, वृषभ राशि द्वादश भाव में आती है तथा तुला राशि पंचम भाव में आती है। तो इस लग्न के लिए शुक्र सिर्फ ये दो भावों के लिए फल दे सकते हैं, ये रही एक बात। और दूसरी बात, शुक्र जिस स्थान में है बैठे हैं उस भाव के लिए तथा जिस भाव को देख रहे हैं उस भाव के लिए, यानी जिन भावों के स्वामी हैं, जिस भावों में स्थित है और जिस भाव को देख रहे हैं, इन चार भावों के लिए ही शुक्र फल दे सकते हैं। तथा और एक पांचवी बात ऐसी है कि शुक्र जिस भाव के कारक है, जिस बात के कारक है, माफ करना, जिस बात के कारक है उन बातों के लिए शुक्र फल दे सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है जैसे शुक्र विवाह के कारक है, पत्नी के कारक है, स्त्री कारक है, विलासिता के कारक है, सौंदर्य के कारक है, कीर्ति के कारक है, सुगंध के कारक है, वो कला के, प्रेम के, कोमल भावनाओं के कारक है तथा शय्या सुख और गुप्त इंद्रियों के कारक है। तो इन सभी बातों के लिए शुक्र फल दे सकते हैं। अब द्वादश भाव से क्या देखा जाता है, तो द्वादश भाव से व्यय देखा जाता है। आयुष्य में होने वाले खर्चे यहां से देखे जाते हैं, बंधन योग यहां से देखा जाता है तथा मोक्ष भी यहां से देखा जाता है। और पंचम भाव से क्या देखा जाता है, तो द्वादश भाव में शुक्र की राशि है, तो शुक्र व्यय, बंधन, मोक्ष, व्यय भाव से शय्या सुख भी देखा जाता है, तो इसके संबंध में भी ये शुक्र फल देंगे। तथा पंचम भाव से क्या देखा जाता है, तो पंचम भाव से संतति देखी जाती है, विद्या देखी जाती है, ये प्रणय सौख्य का स्थान है। तो इन सभी मामलों में शुक्र इस पत्रिका में, इस कुंडली में फल देंगे। तथा जिन भावों में स्थित है, अब हम हर भाव में शुक्र क्या फल देंगे ये देखेंगे। अगर मिथुन लग्न की कुंडली है और उसमें प्रथम भाव में शुक्र स्थित है तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे, हम यहां पर तर्क से जानने वाले हैं, लॉजिक से जानने वाले हैं। कोई बात रटी रटाई नहीं है, मैं यहां समझाने वाला हूं। अगर शुक्र यहां पे है तो प्रथम भाव से क्या देखा जाता है वो पहले देखना है। तो प्रथम भाव से देखा जाता है व्यक्ति का व्यक्तिमत्व, व्यक्ति का स्वरूप, वो दिखने में कैसे है ये देखा जाता है, उसका स्वभाव भी इस भाव से पता चलता है। अब ऐसे भाव में शुक्र आकर बैठ गए तो हमें जोड़ी लगानी है, प्रथम भाव से जो देखा जाता है और शुक्र से जो देखा जाता है। तो शुक्र से विवाह देखा जाता है, पत्नी देखी जाती है, स्त्री देखी जाती है, विलासिता देखी जाती है, सौंदर्य की कारक है, कीर्ति, कला, प्रेम। तो इनमें से किसको जोड़ी बैठती है व्यक्तिमत्व की, उसके दिखने की, तो व्यक्तिमत्व से प्रेम की जोड़ी बैठ रही है। व्यक्तिमत्व और विवाह थोड़ा अनबन होगा, तो जोड़ी लगानी है, तर्क से जोड़ी लगानी है। तो व्यक्तिमत्व की प्रेम से जोड़ी लग गई, यानी इसका जो व्यक्तिमत्व है, इसका जो स्वभाव है ये प्रेमपूर्ण रहेगा, कोमल रहेगा। तथा इसका स्वरूप यानी ये व्यक्ति दिखने में कैसी होगी, तो शुक्र सौंदर्य का कारक है, ये व्यक्ति दिखने में सुंदर होगी। शुक्र का जो अम्ल है ये आंखें, ठूठ, गाल, गला इन पर है, तो इस व्यक्ति की आंखें भी सुंदर होगी। ये बातें हमें यहां का शुक्र बता रहा है, हम सब तर्क से जान रहे हैं। और एक थोड़ा सूक्ष्म में जाना है तो यहां पर राशि कौन सी है, यहां पर मिथुन राशि है, ये बुध की राशि है, इसमें जल तत्व के ग्रह आकर बैठ गए। क्या फलित उत्पन्न होगा, ये बुध की राशि है, तो इस राशि का भी इस व्यक्ति के व्यक्तिमत्व पर, स्वरूप पर प्रभाव रहेगा। इस राशि के कारण, ये बुध की राशि होने के कारण ये व्यक्ति बुद्धिमान भी रहेगा। ये सुंदर, शुक्र के कारण ये सुंदर होने के साथ साथ बुध के कारण ये व्यक्ति बुद्धिमान भी रहेगा। बुध थोड़ा छोटा कद देते हैं तो ये छोटे कद वाला रहेगा। ये बातें भी हमें इस राशि से पता चलती है। यहां पर बैठा जो शुक्र है यह है द्वादश भाव का स्वामी, मिथुन लग्न के लिए द्वादश भाव का स्वामी है। तो द्वादश भाव का स्वामी शुक्र प्रथम भाव में आकर बैठ गए, क्या फलित उत्पन्न करेंगे,
तो प्रथम भाव से हम तो जानते ही हैं, प्रथम भाव से व्यक्तिमत्व देखते हैं और द्वादश भाव से व्यय, बंधन तथा मोक्ष देखते हैं। तो व्यय भाव का स्वामी आ गया व्यक्तिमत्व के स्थान में। तो क्या व्यक्तिमत्व का व्यय होगा? नहीं। तो ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा व्यक्तिमत्व पर खर्चा करेगा। ये हम तर्क लगा सकते हैं, व्यक्तिमत्व का तो बंधन नहीं हो सकता, व्यक्तिमत्व का मोक्ष के साथ हम जोड़ी नहीं लगा सकते। व्यक्तिमत्व और व्यय इनकी अगर जोड़ी लगानी है तो बस ये व्यक्ति अपना व्यक्तिमत्व सुधारने के लिए खर्चा करेगा, व्यय करेगा। ये बात हम तर्क से समझ सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। यहां पर बैठा जो शुक्र है, शुक्र की दूसरी राशि मिथुन लग्न के लिए पंचम भाव में आती है। पंचम भाव से संतति देखते हैं, विद्या देखते हैं, प्रणय सौख्य देखते हैं। तो ऐसे भाव का स्वामी लग्न स्थान में आकर बैठ गया, क्या फलित उत्पन्न करेगा? पंचम स्थान का स्वामी है, यानी प्रेम प्रकरण जो है ये पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो इस स्थान का स्वामी स्वयं के खुद के स्थान में आकर बैठ गया, व्यक्तिमत्व का यानी खुद का स्थान है। तो ये व्यक्ति खुद प्रेम प्रकरण करेगा, ये भी बात यहां पर पता चल रही है। क्योंकि और एक बात है कि यहां पर बैठा हुआ जो शुक्र है ये सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है। तो सप्तम भाव से हम विवाह देखते हैं, वैवाहिक सुख देखते हैं, वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव देखते हैं। ये पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव को देख रहा है। तो प्रेम प्रकरण का स्वामी विवाह के स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, वो भी खुद के स्थान से। यानी ये व्यक्ति, ये जातक खुद के प्रयत्नों से प्रेम प्रकरण में यशस्वी होगा और विवाह कर लेगा। ये प्रेम विवाह का योग है। ये हम सभी बातें तर्क से जान रहे हैं, लॉजिक से जान रहे हैं। आप लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा, हम जोड़ियां कैसी लगा रहे हैं। भाव से जो देखा जाता है, ग्रह से जो देखा जाता है, फिर वो ग्रह कुंडली में किस स्थान का स्वामी है और किस स्थान में बैठा है और किस स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, इन सब को एकत्रित करके हम फलित का अनुमान लगा रहे हैं। आप तर्क पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बैठा जो शुक्र है ये व्यय भाव का भी स्वामी है और ये विवाह सौख्य के स्थान को या विवाह स्थान को भी देख रहा है। एक तर्क ये भी है। तो स्थान से, व्यय भाव से व्यय भी देखा जाता है, शय्या सुख भी देखा जाता है और ये विवाह स्थान को देख रहा है। तो इसको विवाह के उपरांत उत्तम शय्या सुख की प्राप्ति होगी, ये भी बात यहां पर पता चल रही है। विवाह उपरांत इसके खर्चे भी थोड़े बढ़ेंगे, व्यय बढ़ेगा, ये बात भी हमें तर्क से यहां पर पता चल रही है। ये शुक्र मिथुन लग्न के लिए यानी प्रथम भाव में अगर मिथुन राशि है तो ये शुक्र यहां पर बैठकर, लग्न में बैठकर ऐसे फलित उत्पन्न करेगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर यही शुक्र द्वितीय भाव में बैठ गया, मिथुन लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव में बैठ गया तो क्या फलित उत्पन्न करेगा? तो हमें पहले तो यह देखना है कि द्वितीय भाव से क्या देखते हैं। द्वितीय भाव से धन देखा जाता है, व्यक्ति के जीवन में धन कितना है, कैसा है, यह देखा जाता है। व्यक्ति की वाणी कैसी रहेगी यह देखा जाता है, यहां पर लिखा ही है। तो कौटुंबिक सौख्य भी देखा जाता है। इसमें शुक्र आकर बैठ गया। पहले तो इन दोनों की जोड़ी लगाए, तो पहले तो धन के साथ शुक्र की जोड़ी लगा देते हैं। शुक्र है विलासिता का कारक है, यह सौंदर्य का कारक है, कीर्ति का कारक है, विवाह पत्नी स्त्री का कारक है और यह शुभ ग्रह है। यहां पर अगर कोई जोड़ी नहीं लगती तो यह शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह विनाशायास ही धन देते थे या कम प्रयास में उत्तम धन देते थे, उत्तम फल देते हैं। तो धन स्थान के लिए भी उत्तम फल देंगे, यानी उत्तम धन उत्पन्न करेंगे। इस व्यक्ति को आयुष्य में उत्तम धन की प्राप्ति होगी। यह तो रहा पहला अनुमान। यहां की राशि देखिए, 4 आंकड़ा लिखा है, यानी कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। यह भी जल तत्व का ग्रह है। जल तत्व के ग्रह में जल तत्व का ग्रह आकर, जल तत्व की राशि में जल तत्व का ग्रह आकर बैठ गया। दोनों प्रवाही है, कोमल भावना के स्वामी हैं। तो धनस्थान के लिए समान तत्व होने के कारण धनस्थान के लिए, धन के लिए अच्छा ही फल उत्पन्न करेंगे। वाणी के लिए यहां का जो शुक्र है ये कोमल वाणी पैदा करेगा, यानी प्रेम में कोमल भावनाओं से निकली वाणी पैदा करेगा, मधुर वाणी पैदा करेगा, जिस कारण ऐसा जो जातक है ये औरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तथा यहां से कौटुंबिक सौख्य भी देखा जाता है। ये शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह यहां पर अच्छा फल देते हैं या किसी भी स्थान में ज्यादा बुरा फल उत्पन्न नहीं करते।
तो अच्छा फल उत्पन्न होने के कारण, और शुक्र प्रेम का कारक है, इस कारण इसके कुटुंब में प्रेममय वातावरण रहेगा। कौटुंबिक सुख इस जातक को, जिसकी ये कुंडली है या इस कुंडली को अच्छा मिलेगा। यह हमें यहां का शुक्र बता रहा है। तथा ये जो शुक्र है ये किस भाव का कारक है ये भी देखना, ये किस भाव का स्वामी है ये देखना भी जरूरी है। अब पहले तो ये द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव यानी व्यय भाव, यहां से व्यय देखा जाता है, यहां से बंधन देखा जाता है, यहां से मोक्ष देखा जाता है। अब व्यय भाव का स्वामी आकर बैठ गया धन स्थान में, क्या फलित उत्पन्न होगा? धन का व्यय। यह तर्क भी सही है। ऐसे आदमी के खर्चे बहुत होंगे। किस चीज पर? शुक्र है, तो शुक्र से देखी जाने वाली चीजों पर यह आदमी धन का बहुत व्यय करेगा या फिजूल खर्चा करेगा। यह बात हमें यहां का शुक्र बताता है। शुक्र से देखी जाने वाली चीज यानी सौंदर्य, कला आदि चीजों पर यह व्यक्ति खर्च करेगा। स्त्री, विवाह के पश्चात स्त्री के ऊपर भी यह आदमी खर्चा करेगा। विलासिता देखी जाती है, विलासिता के लिए भी यह व्यक्ति धन खर्च करेगा। औरों को अपनी विलासिता दिखाने के लिए यह आदमी खर्चा करेगा। यह भी बात यहां से पता चलती है। अब यह शुक्र दूसरे किस भाव का स्वामी है? तो पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी हो, यानी द्वादश भाव का तो स्वामी है ही, इसकी दूसरी राशि पंचम भाव में आ रही है, तो पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव से संतान देखी जाती है, संतति सौख्य देखा जाता है, यहां से विद्या सौख्य देखा जाता है, प्रणय सौख्य देखा जाता है। और इस भाव का स्वामी आकर बैठ गया द्वितीय भाव में। क्या फलित उत्पन्न करेगा? संतति के लिए यह शुभ ग्रह है, तो संतति के लिए यह ग्रह उत्तम फल उत्पन्न करेगा। लेकिन धन स्थान में है, संतति सौख्य का स्वामी आ गया धन स्थान में। संतति प्राप्त होने के बाद इसका धन की आय इसकी बढ़ेगी, यह भी बात यहां से हम तर्क से पता लगा सकते हैं। तथा ये विद्यार्जन का भी स्थान है। विद्यार्जन का जो स्थान है इसकी, ये स्वामी गया धन स्थान में। विद्या जो प्राप्त की है इससे इसको धन प्राप्त होगा, यह भी बात यहां से पता चलती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सीखते हैं उस क्षेत्र में काम नहीं करते। जो शिक्षा उन्होंने हासिल की है वो शिक्षा उनके धनागमन के लिए कार्य नहीं करती, वो अलग ही काम करते हैं। लेकिन इस कुंडली में वैसा नहीं होगा। विद्यास्थान का स्वामी धन स्थान में जाकर बैठ गया, तो इसने जो विद्या पाई है इसका धनार्जन के लिए ये जातक उपयोग करेगा। ये बात यहां पर पता लग रही है। ये प्रणय सौख्य का स्थान है और ये गया धन स्थान में। तथा ये वाणी का भी स्थान है। कुछ अगर जोड़ी नहीं लग रही है, तर्क नहीं लग रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, बाद में उसकी तरफ देखिए। ये वाणी का भी स्थान है। वाणी के स्थान में प्रणय सौख्य का जो स्वामी है, प्रणय सौख्य का जो स्वामी है, हाँ, इस स्थान का वो स्वामी है, ये होकर बैठ गया। तो इस व्यक्ति के वाणी में बार बार ये ऐसे प्रसंगों का वर्णन करेगा या थोड़ा सेक्सुअल बातचीत करेगा, ये बात भी यहां से पता चलती है। यहां का जो शुक्र है द्वितीय भाव का, ये पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है, यहां से गुप्त धन देखा जाता है, गुप्त विद्याएं देखी जाती है। शुक्र जो ग्रह है ये भौतिक सुख पाने के लिए कुछ धार्मिकता अपनाता है। ये खुद धार्मिक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी साधनाओं पर विश्वास करता है जो इसे भौतिक सुख दे दे, और ये गुप्त विद्याओं का स्थान है, अष्टम स्थान। तो ऐसा जो व्यक्ति है ये भौतिक सुख पाने के लिए कुछ तंत्र विद्याओं की साधना करेगा या कर सकता है, ये बात यहां से पता चलती है। इस व्यक्ति का गुप्त विद्याओं पर, ज्योतिष पर विश्वास होता है, ये भी यहां से पता चलता है। द्वितीय स्थान का जो शुक्र है अष्टम भाव को देख रहा है, इस कारण ये आयुष्य के संदर्भ में, यानी यहां से मृत्यु देखी जाती है, और ये शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के कारण ये आयुष्य मध्यम देगा, बहुत अच्छा फलित देगा ऐसा भी नहीं, लेकिन ये बहुत बुरा फल भी नहीं देते। यहां पर अगर देखा जाए तो 10 आंकड़ा है, यानी शनि की राशि है, और शनि और शुक्र मित्र है। शुक्र की दृष्टि मित्र के घर पर है, इस कारण ये लंबी आयु भी उत्पन्न करेंगे। मध्यायु नहीं, लंबी आयु उत्पन्न करेंगे, क्योंकि यहां पर उसके मित्र का घर है और उस घर के लिए ये शुभ फल प्रदान करेंगे। ये सभी बातें तर्क से जान रहे हैं। कैसे तर्क कर रहा हूं इस पर ध्यान दीजिए, यही महत्वपूर्ण है। यहां
अब तृतीय भाव में अगर शुक्र बैठ जाए, मिथुन लग्न के तृतीय भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे, इसका अगर अनुमान लगाना है तो पहले तो शुक्र से जो देखा जाता है उस पर ध्यान देंगे। सौंदर्य, कला, विलासिता, पत्नी, ये सारी बातें, शैया सुख है, ये सारी बातें शुक्र से देखी जाती है। उसके बाद उसकी राशि पर ध्यान दीजिए। वहां 5 आंकड़ा लिखा है, 5 आंकड़ा है यानी सिंह राशि है। यह है रवि की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व के साथ ही जल तत्व का ग्रह आ गया, थोड़ी शत्रु राशि है, तो थोड़ी बलहीनता आ गई इसमें। लेकिन शुभ ग्रह है, ये फल तो अवश्य देंगे, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में देंगे। यहां से तृतीय भाव से क्या देखा जाता है यह भी देखना जरूरी है। तो तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है, छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है, तथा छोटी यात्राएं देखी जाती हैं। अब यहां पर शुक्र आकर बैठ गए। पहले तो हम पराक्रम के साथ शुक्र की जोड़ी लगाते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है ये शुक्र के क्षेत्र में पराक्रम करेगा, ये पहली दृष्टि से हमें पता चलता है। शुक्र के क्षेत्र में यानी ये कलाकार हो सकता है, ये किसी सौंदर्य प्रसाधनों को बेचकर पैसा कमा सकता है, उसमें पराक्रम दिखा सकता है। सुगंधी वस्तुओं का कारक है शुक्र, सुगंधी वस्तुओं का व्यापार कर सकता है। यहां पर रवि की राशि ध्यान देने योग्य बात है, अग्नि राशि है, रवि की राशि है। ये स्त्री, विलासिता, कला, प्रेम इनका कारक है। लेकिन प्रेम के लिए ये राशि ठीक नहीं, अग्नि तत्व की राशि है, तो शुक्र के जो गुण हैं वो थोड़े दब जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति शुक्र के क्षेत्र में पराक्रम करेगा जरूर, लेकिन उस क्षेत्र से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं। यानी प्रोड्यूसर हो सकता है, डायरेक्ट नाटक में काम नहीं करेगा लेकिन उसको प्रोड्यूस कर सकता है। कला के क्षेत्र में होगा, लेकिन कला के क्षेत्र में कला की वस्तुएं बेच सकता है, ये ऐसे क्षेत्र में काम करेगा। यहां पर बैठा शुक्र जो है ये द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव से हमें व्यय का पता चलता है, और व्यय तथा पराक्रम इनको अगर जोड़ दिया जाए तो पराक्रम का व्यय होगा, ऐसा अगर तर्क लगाया जाए तो कुछ हद तक ये सही है। शुभ ग्रह बहुत ज्यादा बुरे फल नहीं देते, लेकिन पराक्रम का व्यय ये कहीं ना कहीं कराएंगे। कहीं ना कहीं चालू गाड़ी बंद होगी फिर चालू होगी, ये घटनाएं इसके जीवन में घटेंगी। कुछ व्यापार शुरू है, अचानक बंद हो गया और फिर वापस कुछ समय बाद चालू हो गया, ये बातें इसके जीवन में घट सकती है। ये जो शुक्र है ये पंचम भाव का भी स्वामी है। संतति सौख्य यहां से देखा जाता है, विद्या सौख्य देखा जाता है, प्रणय सौख्य देखा जाता है। अब प्रणय सौख्य का स्वामी आकर बैठ गया पराक्रम स्थान में, तृतीय भाव है, पराक्रम स्थान है, तो पराक्रम स्थान में प्रणय सौख्य का स्वामी आकर बैठ गया। तो ये जो व्यक्ति है ये प्रणय सौख्य के लिए पराक्रम करेगा, यानी प्रेम विवाह करेगा या प्रेम प्रकरण में पड़ेगा, इसके प्रेम प्रकरण होंगे, ये बात यहां का शुक्र हमें बताता है। लेकिन राशि पर ध्यान देना जरूरी है। ये सिंह की राशि, सिंह राशि में है, यानी रवि की राशि में है, अग्नि तत्व की राशि है। ये शुक्र को एक सीमा लांघने नहीं देता, तो ये सामाजिक सीमा में, सामाजिक बंधनों में रहकर प्रेम प्रकरणों में अपना पराक्रम दिखाएगा। यह भी बात यहां से पता चलती है। यहां पर बैठे शुक्र की पूर्ण दृष्टि, ये छोटे भाई बहनों का भी स्थान है, तो और क्या पता चलता है, शुक्र प्रेमी ग्रह है, कोमल भावनाओं का ग्रह है, तो इसके भाई बहनों के साथ संबंध प्रेमपूर्ण रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ये बात यहां का शुक्र हमें बताता है। संतति सौख्य के बारे में अगर इस शुक्र का विचार किया जाए, तृतीय भाव में ये क्या फल देंगे, पराक्रम भाव में क्या फल देंगे, तो संतति प्राप्त करने के लिए पराक्रम करना होगा, यानी कुछ प्रयास करने होंगे। कुछ छोटे मोटे रोग परेशान कर सकते हैं। जल्दी संतति प्राप्ति के लिए योग अच्छा नहीं है, संतति थोड़ी देरी से होगी। शुक्र है तो ये संतति देंगे जरूर, शुभ ग्रह है, लेकिन शत्रु राशि में है। यहां के शुक्र पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव से भाग्य को देखा जाता है, धार्मिकता देखी जाती है। ऐसे स्थान पर पराक्रम स्थान में बैठे शुक्र की दृष्टि है। वो शुक्र व्यय भाव के स्वामी है तथा संतति भाव के यानी प्रणय सौख्य के स्वामी है।
तो क्या पता चलेगा? यहां पर राशि है यानी नवम भाव में शनि की राशि है, कुंभ राशि है, तो मित्र राशि है। तो मित्र घर पर शुक्र की दृष्टि अच्छा फलित उत्पन्न करेगी। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है यह अच्छा रहेगा, इसका भाग्य इसका साथ देगा। तथा स्थान से धार्मिकता देखी जाती है और यहां का शुक्र उस स्थान पर दृष्टि डाल रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, शुक्र भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए या भौतिकता प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए धार्मिकता पर विश्वास रखता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है ये थोड़ा कर्मठ होगा, लेकिन भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, ये मोक्ष के लिए साधना नहीं करेगा, ये भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए साधना करेगा। यहां का शुक्र हमें ये बता रहा है। मिथुन लग्न का है और सिंह राशि में है। सिंह राशि में होने के कारण इसकी नवम भाव पर जो दृष्टि है ये इसको सामाजिक दर्जा अच्छा देगी। अग्नि तत्व की राशि है, इसकी ऊर्जा शुक्र को मिल रही। हालांकि थोड़ी शत्रु ग्रह है, शुक्र का बल कम हो रहा है, लेकिन थोड़ी ऊर्जा तो मिल रही है। अग्नि तत्व की राशि से पराक्रम को ऊर्जा मिल रही है। जाहिर सी बात है इसका भाग्य पर प्रभाव रहेगा। हम ये सभी बातें एक लॉजिक लगाकर, एक तर्क लगाकर जांच रहे हैं और एक अनुमान लगा रहे हैं कि ये शुक्र फल क्या देगा। ये सभी फल देगा। अब इसका एक इकट्ठा करके फल निकालना होगा। फल के लिए और बड़ी सारी बातें देखी जाती है। अगर उस शुक्र के साथ कोई ग्रह बैठा है, कोई युति कर रहा है, कोई दृष्टि डाल रहा है, तो क्या फलित उत्पन्न होगा, ये भी अलग टॉपिक है। लेकिन अभी हम सिर्फ वो भाव, उस भाव में जो राशि है, वो शुक्र जिस स्थान का स्वामी है, जिस बातों का कारक है, और शुक्र की दृष्टि जिस स्थान पर है, इन्हीं बातों का अभी विचार कर रहे हैं। बाकी बातों का विचार हम बाद में करेंगे। क्लिष्टता को टालने के लिए इन बातों का विचार हम बाद में करेंगे। अब तर्क पर ध्यान दीजिए, तर्क विकसित होगा तो बाकी बातें आप खुद ही जान सकते हो। ये शुक्र जो है, ये अगर चतुर्थ भाव में आ जाए तो क्या फलित देंगे। चतुर्थ भाव में भी इनकी राशि देखना जरूरी है। इनकी राशि यहां पर मिथुन लग्न के लिए कन्या राशि चतुर्थ भाव में आती है, और चतुर्थ भाव में शुक्र आ गए तो ये नीच के हो गए। नीच का ग्रह है यानी बलहीन है, इनके पास बल नहीं है। तो जब ग्रह नीच का होता है तो इसके कारकत्व में थोड़ी कमी जरूर आ जाती है। कारकत्व में यानी विवाह, पत्नी, स्त्री, विलासिता, यहां पे जो लिखा है सौंदर्य है, कीर्ति है, इनमें थोड़ी कमी आ जाती है। कला, प्रेम, शैया सुख, थोड़ी कमी देखी जाती है। तो यहां पे शुक्र क्या फल देंगे। चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है, भूमि, घर, वाहन, माता सौख्य। व्यक्ति का घर कैसा होगा, कब होगा, वाहन सौख्य कैसा रहेगा, कब मिलेगा, माता का स्वभाव, माता का सौख्य कैसा होगा, ये यहां का शुक्र हमें बताता है। अब शुक्र विलासिता का कारक है, इस कारण इस जातक का घर बड़ा होना चाहिए, इसके घर में सारे आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन इसकी राशि देखनी जरूरी है। ये नीच राशि का है, बलहीन है, इस कारण इस फल में कमी आएगी। ये व्यय भाव का स्वामी है, द्वादश स्थान का स्वामी है, ये आकर बैठ गए चतुर्थ भाव में। व्यय भाव के स्वामी अगर चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए तो ये वाहन सौख्य का व्यय कराएंगे, ग्रह सौख्य का व्यय कराएंगे। ये लॉजिक तो सही है, लेकिन इस शुक्र के पास बल ही नहीं है। तो व्यय भाव का स्वामी केंद्र में आकर नीच होना ही अच्छा है। नीच का यानी बलहीन, तो ये इनका व्यय नहीं कराएंगे। कुछ हद तक इस सुख में कमी जरूर लाएंगे, लेकिन पूर्ण व्यय नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये बलहीन है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ गए। संतति सौख्य के बारे में क्या फल देंगे, ये तो नीच के है, बलहीन है। इस संतति सौख्य में थोड़ी कमी लाएंगे, क्योंकि इस भाव से अगर गिना जाए तो ये 12वां स्थान आता है। हालांकि मिथुन लग्न का ये चतुर्थ भाव है, लेकिन पंचम भाव का 12वां भाव है। भाव से भाव गिनना है तो पंचम भाव का 12वां यानी पंचम भाव का व्यय भाव है, और उसमें उसका स्वामी, ये पंचम भाव का स्वामी नीच का है। तो नीच के होकर बैठने के कारण ये संतति सौख्य में कमी लाएंगे।
संतति से कुछ दुख देंगे या संतति होने में दिक्कतें देंगे। ये विद्या सौख्य का भी स्थान है। विद्या सौख्य का स्वामी नीच का होना यानी बलहीन होना, वो भी उसके व्यय भाव में, ये संतति ये विद्या का व्यय दिखाता है। यानी इस व्यक्ति को अपना विद्यार्जन पूर्ण करने में, विद्यार्जन का ध्येय पूर्ण करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और कुछ योग बने, कुछ कुयोग बने तो इसका विद्यार्जन पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये फल भी यहां से हमें पता चलता है। प्रणय सौख्य के बारे में या प्रेम प्रकरणों के बारे में भी ये वैसा ही फल देंगे, कुछ अच्छा फलित उत्पन्न नहीं कर सकते, बलहीन है और पंचम के व्यय में है। अब यहां पर बैठे शुक्र दशम भाव पर दृष्टि डालते हैं। ये खुद ही बलहीन है और कर्मस्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। कर्मस्थान यानी दशम भाव से कर्म देखे जाते हैं व्यक्ति के, तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे? ये बहुत सारा बल इस स्थान को नहीं दे पाएंगे। इस कारण यह कहना मुश्किल है कि यह व्यक्ति शुक्र के संबंधों में नौकरी कर रही होगी या व्यापार कर रही होगी, यानी विलासिता के संबंध में, कला के संबंध में काम कर रही होगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है। इसके लिए इस भाव के स्वामी को जांचना जरूरी है। यानी इस भाव का स्वामी यानी यहाँ पे गुरु की राशि है, मीन राशि है, तो ये कहां पर है उसके हिसाब से इसका फल देखना होगा, क्योंकि ये शुक्र नीच के है, बलहीन है। ये सभी जो बातें हैं ये हम तर्क से जान रहे हैं। आप भी अपना तर्क विकसित कीजिए। ये जो स्थानों से जो देखा जाता है ये तो मैंने बहुत ही संक्षेप में लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। आप और कई बातें गूगल से जान सकते हो, या मेरा पिछले कुछ कार्यक्रम है उनमें मैंने ये सब बताया है, वो भी देख सकते हैं। आगे के भावों के लिए यानी पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, इन भावों के लिए हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे, क्योंकि समय की कमी महसूस हो रही है। हमें अगर तर्क से देखना है, सच्चाई के साथ आगे जाना है, समझ के साथ आगे जाना है, तो थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। यह कार्यक्रम एक आधे घंटे में खत्म होना चाहिए, लेकिन ये जो विषय है अगर हमें सूक्ष्म में देखना है, समझना है, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। इस कारण मैं अगले कार्यक्रम में पंचम भाव से आगे के शुक्र को समझाऊंगा, तर्क के साथ समझाऊंगा, लॉजिक के साथ समझाऊंगा, मिथुन लग्न के लिए, पंचम भाव के लिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।